पुणे का रहने वाला राकेश खेडेकर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उम्र तकरीबन 35 साल थी और ये हिटाची के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर था। घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया करता था। इसी पुणे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी समवेकर। इसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी और ये जो गौरी समवेकर हैं ये मास मीडिया की विद्यार्थी थी और जर्नलिज्म में बहुत कुछ करना चाह रही थी। साथ ही पुणे की किसी फर्म में वहां पर एक काम भी कर रही थी। इन दोनों की जिंदगी बड़ी मस्त चल रही थी। साल आ जाता है 2022। इसी 2022 में इन दोनों की अरेंज मैरिज हो जाती है। बिल्कुल विधि विधान से दोनों के परिवार की सहमति से इनका विवाह हो जाता है। फिर इनका जीवन अच्छा चल रहा होता है पुणे में और इसी अच्छे जीवन में ये जो पति हो जाता है राकेश खेडेकर, इसके जीवन में एक खुशखबरी आती है और वो खुशखबरी ये है कि उसको अपने करियर में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो ये होती है कि उसको पुणे से बेंगलोर जाना होता है। तो ये जो राकेश हैं ये तय करता है कि अपने करियर में जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली है वो उसको चुकेगा नहीं और ये पुणे से बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। अब जो इसकी पत्नी है ये गौरी समवेकर, ये भी तय करती हैं कि अपने पति के साथ पुणे से बेंगलोर आएगी और ये जिस फर्म में पुणे में काम कर रही होती वहां पर जो अपना त्याग पत्र दे देती है, नौकरी छोड़ देती है और अपने पति राकेश के साथ ये आ जाती है इसी साल के फरवरी में पुणे से बेंगलोर। ये दक्षिण बेंगलोर में वहां शिफ्ट हो जाते हैं और दक्षिण बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में वहां ये किराए का घर ले लेते हैं, वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। ये जो राकेश है ये अपनी नई जिम्मेदारी और नए करियर अपॉर्चुनिटी से काफी ज्यादा खुश था। दिन भर बिजी रहता था अपने काम में। लेकिन जो पत्नी है गौरी, ये पुणे में अपने पति के साथ अपनी नौकरी छोड़ करके आ गई थी। वो इसी उम्मीद से आई थी कि इसको बेंगलोर में नौकरी मिल जाएगी। इसने तकरीबन तमाम हर कंपनी में रिज्यूमे भेजा, अप्लाई किया, लेकिन कहीं से इसके लिए इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था। वक्त ज्यों ज्यों बीतता चला गया, ज्यों ज्यों गौरी जो है उसका डिप्रेशन भी बढ़ता चला गया। अब गौरी छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पति राकेश से अक्सर झगड़ा किया करती थी। गौरी अपने करियर में जो डाउनफॉल आ गया था, उसका करियर बर्बाद होने वाला था, इसके लिए अपने पति राकेश को ही दोषी मानती थी। उसे लगता था कि मेरा करियर खत्म हो चुका है। वो अक्सर राकेश को दोष दिया करती थी कि तुमने केवल अपने ही करियर को देखा, मेरे करियर को नहीं देखा। तुमने अपनी करियर के अंदर ऊंचाइयों पर जाने के लिए मेरे करियर को तुमने खा लिया। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई या बेंगलोर में मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं परेशान होती हूँ। राकेश अपनी पत्नी गौरी को समझाने की कोशिश भी करता है कि अभी तो आए हैं, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, जरा धीरज रखो, फुर्सत रखो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और फिर मैं भी तो ढूंढने की कोशिश कर ही रहा हूँ। लेकिन ये जो गौरी है ये मानने को तैयार नहीं थी। ये बार बार राकेश को यही उलाहना दे रही थी कि मैंने शादी से पहले भी कहा था कि मैं वर्किंग बन के जीना चाहती हूँ, मैं घर पर नहीं रहूंगी, मुझे नौकरी करनी है। लेकिन नौकरी है कि गौरी को मिल नहीं रही थी। अब जो पुणे में जो पति पत्नी प्रेम से रहते थे, बेंगलोर आते ही इनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, नोकझोंक होना शुरू हो गया। हर रोज ऐसा ही होता था। इसी दिन ऐसे होते होते महीना आ गया था मार्च का और तारीख थी 26 मार्च इसी साल की। अब इस 26 मार्च को गौरी ने है जो रोज की तरफ खाना बनाया। शाम को पति पत्नी दोनों खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि उसी वक्त खाना शुरू होने से पूर्व गौरी शुरू हो गई और फिर से अपने पति राकेश को ताना मारना शुरू कर गई। तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, मैं दिन भर अकेली बैठी हुई बोर हो जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, अजनबी शहर है, कितनी बार कह दिया बेंगलोर छोड़ करके वापस पुनः शिफ्ट हो जाते हैं, मैं उसी फर्म में नौकरी कर लूंगी, तुम वहीं पर रह जाना। लेकिन जो पति राकेश है अपने करियर की अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए अपनी पत्नी जो गौरी उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ी तो रुक जाओ, थोड़ा तो रुको, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, अभी 1 महीना भी कहाँ हुआ। लेकिन गौरी हर बार यही कहती थी कि तुमने अपनी करियर की अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे करियर को तुमने खा लिया है, इसके पूर्णतया दोषी तुम ही हो। इसी बीच में इनका जो शाम को एक खाने पर बैठे हुए थे, इनमें झगड़ा हो जाता है और झगड़ा देखते देखते हाथापाई में तब्दील हो जाता है। और इस हाथापाई में गौरी है जो मारे क्रोध के अपना आपा खो देती हैं और राकेश को एक थप्पड़ मार देती हैं। और थप्पड़ मारने के बाद राकेश को क्रोध आ जाता है और इनकी लड़ाई जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी लड़ाई में गौरी दौड़ करके किचन में जाती है। किचन में रखा हुआ चाकू वो लेके आती हैं और राकेश के ऊपर हमला करने की नीयत से जोर से फेंकती है। वो चाकू सीधा जाकर राकेश के हाथ में लगता है। राकेश का हाथ चोटिल हो चुका था
उसके अंदर से रक्त बहना शुरू हो चुका था। इसलिए राकेश भी जो उसकी क्रोध की सीमा नहीं रही और वो चाकू उठाया और उसी चाकू से क्रोध में अपनी पत्नी गौरी पर ताबड़तोड़ तकरीबन 3 से 4 वार कर दिए। इस वार में गौरी निस्तेज होकर गिर चुकी थी। अब घर का माहौल शांत हो चुका था क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई थी, क्योंकि गौरी निस्तेज थी। थोड़ी देर बाद गौरी में कोई हलचल नहीं दिखी, घर में शांति हो गई थी, लड़ाई शांत हो चुकी थी, लेकिन गौरी मर चुकी थी। राकेश को समझ नहीं पाया। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद राकेश को इस बात का एहसास हो गया है कि उसके हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया। छोटी सी लड़ाई और छोटे से क्रोध में वो अपनी पत्नी को मार चुका है। अब राकेश इंजीनियर से एक हत्यारा पति बन चुका था। राकेश है जो उस डेड बॉडी के पास में थोड़ी देर बैठा रहा, उसकी खून को साफ करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें वो सफल हुआ नहीं। वो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। तो राकेश है उस डेड बॉडी के पास रात भर रहा और उस डेड बॉडी से बातें करने लगा। वो पूरी रात उस लाश से यही बात करने लगा कि तुम क्यों अपने करियर के लिए मुझे दोषी ठहराती हो, तुम ये क्यों मानती हो कि मैंने तुम्हारा करियर खा लिया है, और तुम मुझसे इतना झगड़ा क्यों कर रही हो। जब पुणे में थी तो कितनी प्यारी और अच्छी थी, हमारे बीच कोई झगड़े नहीं होते थे, लेकिन जब से बेंगलुरु आई हो तुम हमसे झगड़ा ही कर रही हो। हर वक्त तुम मुझे ताना दे रहे हो कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर है वो खत्म हो चुका है। यही बात ये रात पर दोहराता रहा और जो खाना बनाया हुआ था वो खाना यथावत पड़ा रहा। गौरी भूखी ही थी और वो मर चुकी थी। राकेश भूखा ही रात भर रहा, उसने वो खाना नहीं खाया क्योंकि खाना खाना शुरू करते उससे पहले इन दोनों में झगड़ा शुरू हो चुका था। खैर रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह वक्त चला था 10:30 बजे के आसपास। राकेश को एहसास हो चुका था कि वो हत्यारा है, वो कुछ भी कर ले पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। अब राकेश चूंकि प्रोफेशनल तो था नहीं और बिना सोचे समझे ये झगड़ा शुरू हो गया और अचानक से उसके हाथ से हत्या हो गई, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बस इतनी बड़ी डेड बॉडी का वो करे क्या। तो जब विभिन्न न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पे जो क्राइम की खबरें चलती हैं, हो सकता है इसी खबर का असर है और राकेश के ऊपर भी रहा होगा और उसने उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस का सहारा लेना उचित समझा। तो अपने घर में रखे हुए बड़े से सूटकेस को खाली किया, उसके अंदर गौरी को डाला और सूटकेस को पैक कर दिया और सूटकेस को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर के गया। शायद वो सूटकेस में लगे हुए रक्त के धब्बों को मिटाना चाह रहा था, लेकिन उसमें वो सफल हुआ नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सूटकेस को यथावत वहीं छोड़ दिया और अपने कमरे में आया। कमरे में रखी हुई होंडा सिटी कार की चाबी ली और दोपहर को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास अपनी कार लेकर के बेंगलुरु से निकल गया पुणे के लिए। तकरीबन 5.5-6 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद वो पुणे के आसपास पहुंचा। तब तक उसे एहसास हो चुका था कि बहुत बड़ी गलती कर चुका है, लेकिन लाश है वो घर में कितने दिन छुपी हुई रहेगी, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तो वो शायद उसकी मंशा रही होगी कि उसके घर वालों को खबर मिले ताकि गौरी का जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार हो सके, इसलिए वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी वो किसे इंफॉर्मेशन दे। तभी उसे सहसा याद आता है कि जब मैं इस बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था तो मैंने अपार्टमेंट में कुछ कारपेंटरिंग का काम करवाया था, तो क्यों ना मैं कारपेंटर को फोन कर दूं। वो कारपेंटर को फोन करता है। कारपेंटर को लगता है कि साहब कुछ नया काम देने वाले हैं, लेकिन साहब तो उसको एक हत्या की खबर देने वाले थे। इसलिए जो राकेश है उसने कारपेंटर को बताया कि मेरी पत्नी गौरी ने सुसाइड कर लिया है बाथरूम के अंदर, उसकी डेड बॉडी बाथरूम में ही पड़ी है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तू एक काम कर, जो नीचे मकान मालिक रह रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दे। अब दरअसल ये जो दक्षिण बेंगलोर में ये राकेश जहां पर जिस अपार्टमेंट में रहता था उस अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पे उसके मकान मालिक के साथ ही रहते थे। तो जो कारपेंटर है वो दौड़ा दौड़ा गया उस ग्राउंड फ्लोर पे, जो मकान मालिक थे उनको सूचना दी कि इस प्रकार से फोन आया है। अब जो मकान मालिक थे इस खबर को सुनकर हस्तप्रभ रह गए और उन्होंने राकेश को फोन किया, लेकिन राकेश का फोन तब तक स्विच ऑफ आ चुका था। मकान मालिक ने यहाँ पर सूझबूझ से काम लिया और उन्होंने दूसरा फोन किया पुलिस को। अब बेंगलुरु की पुलिस वहां आ चुकी थी। मकान मालिक, बेंगलुरु की पुलिस दोनों साथ जाकर के उस अपार्टमेंट को खोलते हैं और सीधा चले जाते हैं बाथरूम में, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि लाश बाथरूम में ही है। बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें गौरी नहीं मिलती, लेकिन सूटकेस दिखता है। पुलिस उस सूटकेस को बाहर लाती है, सूटकेस को खुलवाती है, उसके अंदर से गौरी की लाश पुलिस को मिलती है। अब पुलिस उस मकान मालिक से राकेश का एड्रेस लेने की कोशिश करती है तो मकान मालिक बताता है कि उसके आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने उससे पहले ही ले लिए थे मकान किराए पे देने से पूर्व। तो उसके आधार पर पुलिस उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन इधर राकेश का फोन है वो स्विच ऑफ ही था। तो पुलिस कोशिश करती है कि वो यहाँ बेंगलुरु से पुणे जाके उसको गिरफ्तार करे। इधर जो राकेश है वो कारपेंटर को फोन करने के बाद दूसरा फोन कर देता है उसके संबंधित थाने पुणे में,
और वो बता देता है कि मैंने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ। वो थाने में सरेंडर करके जाने वाला था कि उससे पूर्व किसी दुकान पर एक अपनी गाड़ी रोकता है और वहां से ले लेता है एक फिनाइल की बोतल। जब वो थाने जा रहा होता है उसी दरमियान रास्ते में वो फिनाइल की बोतल पी लेता है और वो पहुंच जाता है थाने। अब चूंकि उसने फिनाइल की बोतल पी ली थी तो वो अपने शरीर में जाके फिनाइल अपना काम करना शुरू कर चुका था। राकेश अपनी कार से बाहर उतरा, लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से थाने पहुंचा और वहां पहुंच करके उसने अपनी सारी दास्तां बता दी कि किस प्रकार से गौरी मेरे को रोज रोज ताने दिया करती थी। उसको नौकरी नहीं मिली थी, वो बेरोजगारी से परेशान हो चुकी थी, हमारे बीच में रोज रोज झगड़े होते थे और छोटे से झगड़े और की वजह से मेरे हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया और मैंने मेरी पत्नी को मार दिया। राकेश ने सब सच्चाई पुलिस को बता दी और राकेश ने यह भी बताया पुलिस को कि मैंने यहाँ आने से पहले रास्ते में फिनाइल पी लिया है। अब पुलिस को लगता है कि तूने ये क्या किया, तो पुलिस उसको बचाने के लिए उसी वक्त उसको अपनी गाड़ी में डाल करके पास ही में एक हॉस्पिटल होता है आस्था, वह हॉस्पिटल लेके चली जाती हैं और उसको बचाने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर राकेश को बचाने में सफल हो जाते हैं। जब राकेश बच जाता है तो राकेश का है जो वो बयान दर्ज किए जाते हैं। तो राकेश बाकायदा अपने बयानों में बताता है कि गौरी की हत्या करने के बाद वो रात भर गौरी की लाश से बातें करता रहा। वो रात भर गौरी की लाश को यही समझाते रहा कि तुम मुझसे इतना झगड़ा क्यों कर रही हो, जब पुणे में थी तो कितनी अच्छी थी, तुम मुझसे नहीं झगड़ा करती थी। या बेंगलुरु आए हैं, 1 महीना भी ना हुआ है और तुम हर रोज मुझे ताने देती हो कि मैंने तुम्हारा करियर खा लिया, तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से चली गई है, तुम मुझे इसका दोष क्यों देते हो। जरा रुको तो सही, थोड़ा ठहरो तो सही, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मैं भी कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें किसी न किसी फर्म से इंटरव्यू कॉलिंग आ ही जाएगी, लेकिन तुम नहीं मानती, तुम बहुत झगड़ती हो मुझसे। बस यही बातें वो रात भर किया और बाकी के जो उसने सारी बातें हैं वो पुलिस को पूरी बता दी कि किस तरीके से बात जाने के बाद गौरी है वो संतुष्ट नहीं थी, उसको काम चाहिए था और काम की तलाश की वजह से उसको काम मिल नहीं रहा था। तो हर रोज वो छोटी छोटी बातों के लिए उसे झगड़ा किया करती थी। पति पत्नी के इस छोटे से झगड़े की वजह से गौरी इस दुनिया से रुखसत हो चली थी। गौरी का मर्डर उसी के पति के द्वारा हो गया था। राकेश स्वयं भी नहीं समझ पा रहा था कि इस बातों से क्या हुआ। इस घटना से 2 परिवार पूरे बर्बाद हो चुके, एक तो गौरी का, एक राकेश का। उसमें गौरी है वो मर चुकी, राकेश अब लिहाजा उसने स्वयं पुलिस के सामने उसने सरेंडर किया है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। तो बाकी का जीवन उसका भी सलाखों के पीछे जेल में ही कटने वाला है। आपको क्या लगता है, गौरी जरा सब्र कर लेती तो क्या वो जिंदा रह सकती थी, या जो राकेश हैं वो अपनी क्रोध को जरा नियंत्रित कर लेता तो शायद उसके हाथ से हत्या ना होती और वो अच्छा खासा इंजीनियर, एक हत्यारा पति न बन जाता। या आपको क्या लगता है कि करियर रिश्ते नातों से क्या इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि करियर को प्राथमिकता दी जाए। समाज में जो वर्तमान स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं इनके पीछे क्या कारण है, और इस केस में ये जो राकेश है वो कैसे बच सकता था, या फिर गौरी है वो सूझबूझ से काम करती तो किस प्रकार से अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकती थी। ये सारे विचार कमेंट सेक्शन खुला है, आप प्रकट जरूर कीजिएगा। आपको हमारा कहानी कहने का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे निवेदन है कि आप कहानी को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि जाने से पूर्व इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।